हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 सिविक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द जुडिशरी। जी हाँ, तो आपने सुना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई कानून तोड़े या फिर किसी का राइट छीन ले तो क्या होता है? तो न्याय कौन दिलाता है? स्कूल के एग्जाम्पल से समझो कि मान लो दो बच्चों के बीच फाइट हो गई। अब सबसे पहले उनके बीच में सुलह कराने का काम कौन करेगा? एग्जैक्टली मॉनिटर। मॉनिटर के बाद ये बात जाएगी टीचर तक, और फिर टीचर से भी सॉल्व ना हुई तो फिर फाइनल डिसीजन होगा प्रिंसिपल का। एग्जैक्टली हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। हमारे देश में न्याय भी कुछ इसी तरीके से मिलता है और इसी को हम जुडिशियल सिस्टम कहते हैं या फिर जुडिशरी कहते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जुडिशरी क्या होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं जो हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा था कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि इंडिया की गवर्नमेंट 2 लेवल्स पर एक्ट करती है, एक है सेंटर और दूसरी है स्टेट। लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी एक ही लेवल पर है। दिस इज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉर बोथ यूनियन, दैट इज द सेंटर एंड द स्टेट। तो दोनों के लिए काम करती है जुडिशरी। दोनों के लिए मतलब उनके कहने पर नहीं, बट जिस तरह गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म में है, 2 लेवल्स में है, जुडिशरी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जुडिशरी एक यूनिफाइड वे में काम करती है। जुडिशरी 3rd ब्रांच है गवर्नमेंट की एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें जुडिशरी के काम में कभी भी कोई भी सेंटर या फिर स्टेट की गवर्नमेंट, मतलब ना कोई पीएम, ना कोई सीएम, ना कोई प्रेसिडेंट, कोई भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई? तो ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। आगे अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस कुछ ऐसे हैं, एडमिनिस्ट्रेड जस्टिस, मतलब हुआ कि सबको न्याय देने का काम जुडिशरी कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है तो आप कोर्ट में जाकर न्याय ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है इंटरप्रेट लॉ, मतलब जो कानून बनाए गए हैं, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ने जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को समझना और फिर उनको अप्लाई करना। मतलब जब भी किसी भी केस के बारे में जुडिशरी किसी केस के ऊपर काम कर रही है तो उसका फैसला अकॉर्डिंग टू द लॉ लेना, ये भी इन्हीं का काम है। तीसरा आता है प्रोटेक्ट लॉज, तो जो लॉज बने हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना, लोगों के अधिकारों की, लोगों के राइट्स की रक्षा करना। सॉरी, नॉट प्रोटेक्ट लॉज बट प्रोटेक्ट राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पनिश द लॉ ब्रेकर्स। अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके कानून, जो भी कानून तोड़ता है उसको सजा देने का काम भी यही करते हैं। एक तो कानून टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटा है तो सजा भी मिलेगी, वो काम भी जुडिशरी ही करती है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हम ये बोल सकते हैं कि जुडिशरी एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। अब इसको ना घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप 2 भाई बहन हो या 2 बहन हो या 2 भाई हो, तो आप दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे हो, है ना। तो फाइनली क्या होगा कि मम्मी आएगी और मम्मी डिसाइड करेगी कि किसने पहले लिया था या किसको पहले मिलना चाहिए, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपकी मम्मी एक जुडिशरी की तरह एक्ट कर रही है, मतलब अगर हम बोले तो एक जज की तरह एक्ट कर रही है। वहीं पर अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल हो तो स्कूल में अगर कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उस बच्चे को पनिशमेंट मिलती है। तो क्या हो रहा है, अगर कानून तोड़ोगे तो पनिशमेंट मिलेगी,
तो ये होता है जुडिशरी के काम। अब आगे बढ़ते हैं, अगर अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, जुडिशरी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो इसमें ना जजेस होते हैं। सो जजेस प्रिजाइड ओवर द कोर्ट एंड दे हैंडल द केसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन गवर्नमेंट के भी केसेस को जजेस ही हैंडल करते हैं। अब इसमें आते हैं एपेक्स कोर्ट एंड बिलो द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कहां पर है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में। कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? एग्जैक्टली न्यू दिल्ली में। उसके बाद जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, और वो हैं, सबसे पहले है हाई कोर्ट। अब हर स्टेट में आप कहीं से भी शुरू कर लो, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, हर एक स्टेट के पास अपना एक कोर्ट है और उसे बुलाया जाता है हाई कोर्ट। और उसके नीचे कुछ कोर्ट्स आते हैं जो लोअर कोर्ट्स या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग काफी सारे नंबर में है हमारे पास। तो हाई कोर्ट्स कंट्रोल द नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, स्कूल के एग्जाम्पल से। तो सुप्रीम कोर्ट, स्कूल का सुप्रीम कोर्ट कौन हुआ? जो फाइनल डिसीजंस लेता है, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, तो वो होता है प्रिंसिपल। लोअर कोर्ट्स में आ जाओ, जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे, तो हाई कोर्ट में जैसे कि वाइस प्रिंसिपल हो गया, या फिर जो डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, उनको आप एक तरह से समझ सकते हो द हाई कोर्ट्स, वो हाई कोर्ट्स हैं। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे मैटर्स को हैंडल करते हैं, वो आ जाते हैं टीचर्स, स्कूल के बहुत सारे टीचर्स। तो इस तरह हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके नंबर भी ऐसे ही नीचे की तरफ को बढ़ते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कहाँ आना है, या तो आस्क क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना है, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, और ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, और इसे द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को हेड करता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या आप मुझे नाम बता सकते हो कि प्रेजेंटली कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। सो ही इज BR गवई। तो इनका नाम है भूषण रामकृष्णा गवई, जिन्होंने 14 मई 2025 को सर्व करना शुरू किया था, एंड ही इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उनको असिस्ट करते हैं कुछ और जजेस, ठीक है। सो जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन इन कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब अगर हम इनके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन वही है जो हर मंत्री के लिए होती है, दैट इज दैट पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। दूसरी कंडीशन है कि वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। कितने टाइम? यह हाई कोर्ट या फिर दो ऐसे ही और कोर्ट्स में ये एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम 10 साल के लिए, और हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। तो कोई भी कंडीशन चलेगी, राइट। या फिर ये कोई एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, और प्रेसिडेंट उसको भी अपॉइंट कर सकता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे लॉ के बारे में ना बहुत नॉलेज हो, बहुत अच्छे से पता हो, उसको भी चीफ जस्टिस उसको भी जज अपॉइंट किया जा सकता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम टेन्योर और रिमूवल की बात करते हैं। तो ये 65 इयर्स तक ये सर्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इनको कैसे भी, मतलब जब मन चाहे तब इनको डिसमिस नहीं कर सकता, एंड दे कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। अगर वो कुछ गलत काम करते हैं, कोई मिसबिहेवियर है या फिर कोई इनकैपेसिटी दिखाते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तभी इनको अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है। तो बात समझ आ गई, इनका टेन्योर और इनका रिमूवल। अब हम बात करते हैं द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ना काफी सारी पावर्स हैं, जैसे कि अब उनके पास जो केसेस आ रहे हैं, सो दे हैव द 3 मेन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब उनके पास 3 मेन लीगल पावर्स हैं।
सबसे पहली है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जब केस पहली बार फाइल हुआ तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आया। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नीचे वाले कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस आया है। दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें मोस्टली ना बड़े बड़े से डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे मान लो स्टेट और सेंटर के बीच का डिस्प्यूट हो गया। वैसे ही इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके घर में मम्मी पापा के बीच में ना एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, आपने कोशिश नहीं करनी है अभी, ठीक है, तो डायरेक्टली बड़े लोग आते हैं, घर के बड़े लोग आते हैं और फिर वो इस मैटर को देखते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जहां पर मैटर डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि केस पहले छोटे वाले कोर्ट में था, मान लो कि हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में डिसीजन आया, लेकिन पार्टी को ना वो डिसीजन पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो उसे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। मान लो टीचर ने आपको पनिशमेंट दी और आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, तो क्या होगा, तो आप प्रिंसिपल के पास जाओगे। एग्जैक्टली इसी तरह से हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप अब जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके बाद आता है लास्ट इज द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। अब जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस बात को माने, लेकिन सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। बात समझ गए? तो उसे हम बुलाते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब एग्जाम्पल दे लें, तो एग्जाम्पल मान लो कि आपको किसी चीज में डाउट है, आपको हाउस कैप्टन, आपको किसी चीज में डाउट है, आप जाते हो हेड बॉय या हेड गर्ल के पास और उससे सलाह लेते हो, ठीक है, उन्होंने आपको सलाह दे दी कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे मानते हो या नहीं मानते हो। दैट इज द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। बात क्लियर हो गई? तो कहीं भी डाउट होगा तो आपको पता है ना कहाँ आना है। अब हम बात करते हैं दो लिखे हुए पॉइंट्स की। द फर्स्ट वन इज इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार हम यही बात कर रहे हैं। सेकेंड इज द फंक्शंस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं उन सब का ना एक नोट मेंटेन किया जाता है। अब हो सकता है इन फ्यूचर सिमिलर सा केस आए, तो उस टाइम के जो जजेस हैं वो उस पुराने केस को देखकर, उसका फैसला देखकर, कैसे फैसला लिया, क्या फैसला लिया, वो उसको देखकर अब डिसाइड कर सकते हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं, वो सिमिलर जजमेंट्स दे सकते हैं। तो इसीलिए जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं उन सब को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जैसे मान लो कि आप घर में लड़ाई कर रहे हो, आपसे खिलौना टूट जाता है और घर में रूल है, क्या रूल है कि जो चीजें तोड़ेगा उसको अगले 1 महीने के लिए टीवी देखना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रिकॉर्डेड चीज, एक रिकॉर्डेड मतलब स्टेटमेंट बन गई है आपके घर में। स्कूल से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आप कोई गलती करते हो और आपको कोई बोलता है कि इसमें मतलब आपने जो किया है वो गलत है और उसकी पनिशमेंट ये है, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना डायरी में एज द रूल्स एंड गाइडलाइंस इस तरह लिखी जाती हैं। तो आपने देखा होगा ना आपकी स्कूल डायरी में शुरू में ही रूल्स गाइडलाइन सब कुछ लिखा होता है। तो एग्जैक्टली अगर आप कोई गलती करते हो, वो गलती कोई और पहले कर चुका है और उसके लिए एक रूल भी बन चुका है स्कूल में, अब आप प्रिंसिपल के पास जाओ कि ये जो आपने किया है ये गलत है, ये सही नहीं है, तो स्कूल की डायरी खोल के प्रिंसिपल आपको दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, आपने नहीं पढ़ा था। क्लियर हो गया? तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इन सभी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे। वैसे हम सब समझ चुके हैं कि ये अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस क्या हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा और। तो बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। तो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं पहली ही बार एंड इट इन्वॉल्व्स
डिस्प्यूट जैसे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद इसमें और क्या आता है, अगर किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है बाय द गवर्नमेंट या फिर किसी इंडिविजुअल से, या फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं किसी इंडिविजुअल के, वो सब सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये सारे बड़े बड़े केसेस जो हैं ये डायरेक्टली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पर वो अपील सुनते हैं अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। अब सबसे ऊपर है कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं। अब किसी भी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और वो किसी इंसान को लगता है कि वो गलत है, सही नहीं है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई होगी, सब कुछ सुनेगा और फिर जजमेंट देगा, और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगा वो फाइनल होगा। सो दिस इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड दे हैव द पावर टू रिव्यू द जजमेंट्स जो कि हाई कोर्ट्स ने दी हैं, एंड दे कैन इवन चेंज द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं द एडवाइजरी और द रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। एडवाइस मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कि लीगल इश्यूज पे एडवाइस लेनी है सुप्रीम कोर्ट की। अब उसको मानना है या नहीं मानना है ये जरूरी नहीं है फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, दे आर जस्ट टेकिंग द एडवाइस। आगे क्या करना है वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करेगा। देन द रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सो दे कैन रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर पास्ड अर्लियर। तो कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर जो पहले पास हुआ है वो उसको रिव्यू कर सकते हैं और अपने एरर्स को और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी ऑलवेज से दैट दे आर द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड रखना, कैंसलिंग एनी लॉ, एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इशूज रिट्स, ऑर्डर्स और डायरेक्शंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो रिट्स की टेंशन मत लो, रिट्स को अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, सो वी कैन रिव्यू, आई मीन इट कैन रिव्यू एनी ऑर्डर और द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ या ऑर्डर पास किया है वो इसको रिव्यू कर सकते हैं। They can cancel them if they violate the constitution। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो वो ऑर्डर कैंसिल करने की ताकत भी सुप्रीम कोर्ट रखता है, वो पावर्स भी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। देन द कोर्ट ऑफ ऑर्डर, अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो रिकॉर्ड भी करता है जैसे हमने बात की, एंड दे ऑल्सो पब्लिश ऑल द केसेस एंड द जजमेंट्स। जितने भी केसेस होंगे उनका रिकॉर्ड होगा, वो पब्लिश होंगे और वो सारे केसेस और जजमेंट्स प्रॉपरली एज अ रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे। सो दीज रिकॉर्ड सर्व एज द लीगल रेफरेंसेस इन फ्यूचर केसेस। तो ये रिकॉर्ड्स लीगल रेफरेंसेस के लिए भी, मतलब फ्यूचर के केसेस में लीगल रेफरेंसेस का काम भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बात ना आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बड़ी ही सिंपल टर्म है लेकिन एग्जाम में 1-2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। अब जैसे हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है, दिल्ली में है, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबके पास एक हाईएस्ट कोर्ट है जिसे हाई कोर्ट बुलाते हैं। तो ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ हाई कोर्ट एंड सम सर्व 2+ स्टेट्स और यूटीज। तो कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो 2 स्टेट्स को या फिर यूटीज को सर्व करते हैं। क्या मुझे आप एग्जाम्पल बता सकते हो? ऐसे एग्जाम्पल्स ना भरे पड़े हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि अगर हम केरला हाईकोर्ट की बात करें तो केरला हाईकोर्ट केरला को तो रिप्रेजेंट करता ही है, मतलब उसके केसेस को तो हैंडल करता ही है, साथ के साथ लक्षद्वीप जो कि एक यूटी है उसको भी देखता है। उसके बाद अगर आप मद्रास हाईकोर्ट में जाओ तो मद्रास हाईकोर्ट एक तो तमिलनाडु और साथ ही साथ एक यूटी जिसका नाम है, पास में क्या है, पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी को भी के केसेस को भी हैंडल करता है। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं। सो इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट। तो स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट होता है, जैसे कंट्री की सुप्रीम कोर्ट है लेकिन स्टेट की हाई कोर्ट है। अब नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट, तो इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, ठीक है, असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ अदर जजेस विच आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट और on the
स्टेट साइज। अब साइज क्या है स्टेट का, उसके हिसाब नंबर ऑफ जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो डिसाइड करता है। देन judges are appointed by the president in consultation with गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो प्रेसिडेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो वो देखेगा कि यहाँ पर ना स्टेट का साइज कितना है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ जजेस डिसाइड होंगे। दूसरा, कौन जज बनेगा वो भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन उसमें एडवाइस गवर्नर की होगी, स्टेट के गवर्नर की, और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। यही क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, कौन किसको अपॉइंट करता है, कैसे करता है, किन बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन सबको पता है क्या है, दैट पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव द जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया एट लीस्ट 10 years 10 years तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए। देन बीन अ एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट और +2 सच कोर्ट्स फॉर 10 years। या तो जुडिशियल ऑफिस में वो बैठा हो, हेड किया हो, या फिर वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का या कुछ ऐसे 2 और कोर्ट्स का फॉर एटलीस्ट 10 years। क्लियर हो गया। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 years में रिटायर होते थे, वैसे ही यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है वो है 62। दे कैन रिजाइन अर्लियर और कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। तो वो अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और इम्पीचमेंट की केसेस में उनको हटाया भी जा सकता है। मतलब कि अगर कोई वो गलत काम करते हैं या फिर उस पर खड़ा नहीं होते थे, इनकॉम्पिटेंट प्रूव होते हैं, सो इन ऑल दीज केसेस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह इनको भी हटाया जा सकता है। अब पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो पहले केसेस जो हैं वो सबसे पहले आते हैं हाई कोर्ट के पास, तो ये ओरिजिनल केसेस को पहली बार सुन सकता है। दूसरा, इंक्लूड्स केसेस ऑन फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन पिटीशन एंड द रिलेटेड डिस्प्यूट्स। देन appellate jurisdiction hears appeals against the decision of the subordinate courts or the district courts। अब एक स्टेट है, उसमें एक हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के नीचे ना बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो वो उनके फैसलों के ऊपर सुन सकता है, दैट इज द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, और इवन उनके फैसलों को बदल भी सकता है अगर गलत लगे तो। सो अदर पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट क्या है, दे कैन रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन सुबॉर्डिनेट कोर्ट। एक्चुअली वैसे ही जैसे अगर आपका छोटा भाई है और आप बड़े हो, तो अगर आपके छोटे भाई को आपने कोई डिसीजन दिया कि ये तो अब ऐसे ही होगा, लेकिन आपकी मम्मी को लगे कि भाई ये तो गलत है, तो वो आपके डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, राइट। तो वो अथॉरिटी उनके पास है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपने से नीचे वाले कोर्ट्स के डिसीजंस को रिव्यूज को चेंज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर हो सकते हैं केसेस। कंट्रोल एंड सुपरवाइजेस द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स and revisory jurisdiction they can act if the lower courts go beyond their powers। अगर कोई भी लोअर कोर्ट, मतलब किसी भी लोअर कोर्ट को फांसी सुनाने की सजा तो नहीं होगी, तो मान लो वो फांसी सुना देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो अगर वो अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके कोई डिसीजन देते हैं तो वो इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड सर्व एज द रेफरेंसेस फॉर द फ्यूचर केसेस। सिमिलरली जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। अब हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, लेट मी टेल यू, जरूर आएगा ये क्वेश्चन अबाउट द रिट्स। तो रिट्स होती क्या है, बड़ा ही सिंपल है। रिट्स होती क्या है, नाम ऐसा है जो शायद पहली बार सुन रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिट्स, तो रिट्स दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती हैं और ये इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली रिट्स एक ऐसा रिटन कमांड या फिर एक लीगल ऑर्डर होता है, एक लिखित कमांड होती है, लिखी हुई कमांड होती है, उसे रिट्स बुलाते हैं और कुछ नहीं है, सिंपल है। दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है दैट दे कैन इशू द रिट्स। अब दीज आर इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द लीगल राइट्स। अब बहुत सारे तरह के रिट्स होते हैं, बेसिकली 5 तरह के होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, देन प्रोहिबिशन, देन सर्शियराई एंड क्वा वारंटो। तो सबसे पहले बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब इन सब
टर्म्स के ना मतलब समझ लो, आपको सब समझ आ जाएगा. सो यू मे हैव द बॉडी इज द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इंसान को इलीगली जेल में डाल दिया हो या फिर डिटेंशन सेंटर में रखा गया हो, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि उस इंसान को कोर्ट के सामने लाया जाए और फिर उसके अरेस्ट को एक्सप्लेन किया जाए विद द प्रॉपर रीजन. नेक्स्ट, मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. क्या होता है? वी कमांड. अब हेबियस कॉर्पस का पहले एग्जांपल समझते हैं. मान लो किसी बच्चे को ना एक रूम में बंद कर दिया गया हो कि तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो प्रिंसिपल बोल सकती है टीचर को कि लाओ उस बच्चे को मेरे सामने लेकर आओ और मुझे बताओ कि आपने इसको क्यों रूम में बंद किया है, विद प्रॉपर रीजन. राइट, सो दैट इज हेबियस कॉर्पस. दूसरा है मैंडेमस. तो मैंडेमस में कोई भी कोर्ट किसी भी अधिकारी को कंपेल कर सकता है, मतलब उसको बोल सकता है कि अपना काम सही तरीके से करो. मान लो आपके स्कूल में आपकी नोटबुक सही टाइम पर सही तरीके से चेक नहीं हो रही हैं, तो प्रिंसिपल टीचर्स को बोल सकते हैं कि जाओ बच्चों की नोटबुक्स सही तरीके से करेक्ट करो. सो दीज आर इशूड टू कंपेल एन अथॉरिटी ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज और एक्ट्स. दैट इज कि कोर्ट जो है वो कमांड दे रहा है किसी भी ऑफिशियल या फिर अथॉरिटी को. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब सिंपल है, आप सबको पता है, स्टॉप. तो दिस प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और अपनी पावर्स को मिसयूज करने का. अब मान लो कि लोअर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट किसी को सजा दे देता है. ठीक है, इसको स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो कि आपका जो क्लास मॉनिटर है वो आपकी अटेंडेंस लेने का उसको बोला हुआ है कि वो अटेंडेंस लेगा, लेकिन वो अटेंडेंस के साथ साथ अब आपको पनिशमेंट भी देना शुरू कर दे, तो वो अथॉरिटी उसके पास नहीं है. तो एग्जैक्टली लोअर कोर्ट के पास भी कुछ लिमिटेड पावर्स हैं. अगर वो अपनी पावर्स को एक्सीड करते हैं तो उनको कोर्ट, हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकते हैं. देन सर्शियरी. सो दिस इज इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड. ठीक है, सो कंपेल्स अ लोअर कोर्ट टू हैंड ओवर द केस रिकॉर्ड्स टू द हायर कोर्ट्स. अब मान लो कोई एक कोर्ट है, कोई एक कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, वो सही है या नहीं है, इसके लिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से सारा का सारा उस केस का रिकॉर्ड मांग सकता है. हायर कोर्ट उसको प्रॉपर्ली पढ़ेगा, रिव्यू करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या नहीं. नेक्स्ट इज क्वा वारंटो. क्वा वारंटो is actually by what authority. ठीक है, इसका मतलब होता है by what authority. तो इसे यूज किया जाता है टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम रॉन्गफुली ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक ऑफिस. मान लो कि आपके स्कूल में ना कोई बिना इलेक्शन के हेड बॉय हेड गर्ल बन जाए. ठीक है, तो प्रिंसिपल पूछ सकती है कि भाई किस अथॉरिटी से तुम बने हो, कैसे बन गए तुम हेड बॉय हेड गर्ल. कोर्ट्स भी किसी पर्सन के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के किसी भी ऑफिस को या किसी पोजीशन पर आके बैठ गया हो, उससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि तुम किस अथॉरिटी से वहां पर बैठे हो, उस चेयर पर बैठे हो. बात समझ गए? सो दिस इज क्वा वारंटो एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स. अब हम बात करते हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स की. तो जो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं ना, तो ये सब आते हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स. सो दीज फंक्शंस अंडर द हाई कोर्ट, और इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और द रेवेन्यू कोर्ट्स. जैसे अगर हम स्कूल में देखें तो सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल, राइट, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल और उसके नीचे होते हैं टीचर्स. तो आप ये मान सकते हो कि प्रिंसिपल इज द सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रिंसिपल इज द हाई कोर्ट एंड दीज आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, तो टीचर्स के ऊपर चेक रखना वाइस प्रिंसिपल का काम है. अब इसमें जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, मतलब जैसे लैंड या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, मान लो दो भाई एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वैसे केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते हैं. क्रिमिनल केसेस जैसे कि कहीं मारपीट हो गई, किसी ने किसी को पंच मार दिया, तो ऐसे केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं. और रेवेन्यू कोर्ट्स जहां पर किसी टैक्स से रिलेटेड, मनी टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, तो वो जाते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में.
अब हम बात करते हैं पंचायत की। तो वैसे तो हमें पता है पंचायत क्या होती हैं, तो ये विलेज लेवल पे होती हैं और इन्हें न्याय पंचायत बुलाया जाता है। यहाँ पर ये कुछ छोटे मतलब कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस, कुछ विलेजेस होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एक न्याय पंचायत बनाई जाती है और ये पंचायत छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है, जैसे कि ट्रेस पासिंग या फिर किसी का पर्सनल डिस्प्यूट है या फिर कोई छोटी मोटी चोरी हो गई है। और जैसा कि हमने क्लास 6-7 में भी पढ़ा था, तो दे कैन इम्पोज मैक्सिमम ऑफ 100 रुपी फाइन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और दे कैन मेक अपील टू द हायर कोर्ट्स। ठीक है, अब आती है लोक अदालत। तो लोक अदालत क्या होती है? अब लोक अदालत ना कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट में केसेस चलते हैं तो एक तो वो बहुत लंबे हो जाते हैं और वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, मतलब लॉयर को पैसा दो, वो सारी चीजें ना बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं जो हर किसी के मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए लोक अदालत बनाई गई हैं। तो पहले तो ये सिर्फ दिल्ली में होती थी, तो 1985 में दिल्ली में शुरू हुआ था। दे प्रोवाइड क्विकर एंड द चीपर जस्टिस। तो सबसे पहली लोक अदालत दिल्ली में सेटअप हुई थी 1985 में, जिसने एक ही दिन में अप्रोक्सीमेटली 150 केसेस को सॉल्व कर दिया था, सेटल कर दिया था। सो दीज आर प्रिजाइडेड बाय द रिटायर्ड जजेस। तो जो जजेस रिटायर हो जाते हैं वो जजेस अब लोक अदालत में बैठते हैं। एंड द डिस्प्यूटिंग पार्टीज आर्ग्यू डायरेक्टली, नो एडवोकेट्स आर नीडेड। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अगर मेरे में और आप में लड़ाई है तो हम दोनों डायरेक्टली लोक अदालत में जाएंगे और हम अपना अपना पक्ष लोक अदालत के सामने रखेंगे। हमें किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे पैसे बच जाते हैं। देन एनकरेज डिस्कशंस, पर्सुएशंस एंड कॉम्प्रोमाइज। मतलब होता ऐसा है कि डिस्कशंस होंगी, आपकी बात सुनी जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करोगे, थोड़ा मैं करूंगी, और ऐसे केस सेटल हो जाएंगे। तो जल्दी भी होंगे और चीपर भी होंगे। दे प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड द स्पीडी जस्टिस। देन कमिंग ऑन टू द लीगल एड स्कीम। फ्री लीगल एड किसे दी जाती है? तो ये पुअर या फिर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दी जाती है, और ये इंश्योर करता है कि इंश्योर इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, स्टेटस एंड रिलीजन। तो बेनिफिशियरीज कौन है? SC/STs बेनिफिशियरीज हैं, SC/STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स, या फिर बेगर्स, एंड इवन वो लोग जिनकी इनकम बहुत ही कम है, जिनकी एक लेवल से कम इनकम है। तो अब ये क्यों बनाया गया है, मतलब जरूरत क्या है इसकी? सो जरूरत ये है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही जस्टिस ना मिले, गरीबों को भी मिले। सो डिजाइन टू इम्पार्ट द जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये पूरा सिस्टम उससे इंडिपेंडेंट है। एंड फंक्शंस इम्पार्शियली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर ऑर्गन। सो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशरी, द इंडियन जुडिशरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इंडियन जुडिशरी को समझे, ताकि हमें पता हो कि अगर कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कहाँ जाना है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। So this is all about from our today's session. I hope आपको समझ आ गया है, I hope आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। वीडियो देखो, चैप्टर को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, और इस PDF, ये जो PDF है इस चैप्टर का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो, या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।